लास्ट जी टाइम जी। we did up to speed regulation of induction motor, ये हमने लास्ट टाइम कवर कर चुके थे। आज हमने जी स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये स्टार्ट करना है। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये वाला टॉपिक। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला है, और वो वेल नोन फार्मूला हमारे पास है कि आपका जो n होता है दैट्स इक्वल टू 120 f/p। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्पीड होता है दैट्स डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स। बट यहाँ पे इंडक्शन मोटर में हमारे पास, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास थोड़ी सी इसमें हमने चेंजेस लानी है, और वो चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस स्लिप की वजह से आएंगी। ये स्लिप हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस। अगर स्लिप चेंज होगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो इट मीन्स कि फ्रिक्वेंसी या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो इट मीन्स कि आपका स्पीड भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्होंने हमें एक फार्मूला भी दिया है जो कि यहाँ पे है कि आपका स्पीड जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 1 - s 120 f/p। ओके, अच्छा, तो इसमें अब सर, ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये स्पीड का फार्मूला है। अगर आपको स्लिप गिवन हो, ओके, और आपसे पूछ ले कि इतने यानी इफ़ द स्लिप इज़ इक्वल टू, इफ़ द स्लिप इज़ इक्वल टू 25%, देन द स्पीड ऑफ मोटर विल बी इक्वल टू, तो उस टाइम स्पीड क्या होगा, तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। सही है, लाइक ठीक है सर। ये आपको रोटर का स्पीड देगा। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंड स्टिल पे क्या होता है? स्टैंड स्टिल पे आपका एस की वैल्यू क्या होती है? 0। नहीं, स्टैंड स्टिल पे एस की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ओके, ठीक या है। 1 होता है स्टैंड स्टिल पे आपका, क्योंकि आपका जो एस का फार्मूला क्या है वो आपको याद नहीं है? एस का क्या फार्मूला है? सर, भूल गए हो? एफ 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 इज इक्वल टू एस एफ। या वो तो फ्रिक्वेंसी के लिए है। और सर उसका था एन माइनस एन एस डिवाइडेड बाय Good. एन एस। आपका जो स्लिप होता है दैट्स इक्वल टू एन एस माइनस एन डिवाइड बाय एन एस टाइम्स 100। ये स्लिप का फार्मूला होता है। सही है, तो हमारे पास ठीक है। जो स्टैंड स्टिल होता है, स्टैंड स्टिल में आपका रोटर रोटेट नहीं करता, तो रोटर जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो रोटर जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इट मीन्स कि आपका जो एन होता है दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो एन एस डिवाइड बाई एन टाइम्स 100, तो इससे आपका 1 टाइम्स 100, तो इट मीन्स कि ये आपका 100% होगा, और यू कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू 1। तो स्टैंड स्टिल पे आपका एस इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर लो, तो 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0, एंड 0 टाइम्स एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि आपका एन जो होता है स्टैंड स्टिल पे वो उसका स्पीड 0 होता है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो रोटर के स्पीड को फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, 1 - s इंटू 120 f/p। ओके, अच्छा, अब हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि आपके इसके टू टाइप्स हैं। वन, फर्स्ट वन इज़ द स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर, और एंड सेकेंड वन इज़ द वॉन्ड रोटर मोटर होते हैं। तो स्क्विरल गेज, अब हम टाइप्स में देख लेते हैं कि इनके स्पीड हमने किस तरह चेंज करने हैं इसमें। सही है, या तो यहाँ पे हम स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर जो होते हैं इसमें हम, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि आप स्पीड जो होता है वो किस तरह चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो, और नंबर ऑफ पोल्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। सही है, यस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लिप को चेंज कर सकते हैं कि नहीं स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में? कर सकते हैं सर।
नहीं, स्लिप को हम स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में हम इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हमारे पास कॉपर बार्स होते हैं, सही है, कॉपर बार्स होते हैं, और वो बार्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। इस पे एंड रिंग होता है इस तरह, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होते हैं, सही है। तो इसमें आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, लाइक रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि आप जो हैं आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्योंकि आपका जो लाइक जो स्लिप होता है वो कब चेंज होता है? जब आप कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर लो, इस रोटर के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप चेंज कर लो। तो रोटर की कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज मीन बाय रोटर कैरेक्टरिस्टिक? रोटर कैरेक्टरिस्टिक मींस कि आप इसकी वोल्टेज को चेंज कर लो, या करंट को चेंज कर लो, या इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर लो। तो यहाँ पे नॉर्मली हम रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं, जिस तरह माउंट रोटर मोटर में होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होते हैं और कॉपर बार्स होते हैं, सही है। तो इसी वजह से कैरेक्टरिस्टिक को हम चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे स्लिप को भी चेंज नहीं कर सकते। तो स्लिप को चेंज नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे हम हमारी या लाइक फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है हमारे पास, और वो रास्ता कौन सा है? दैट इज़ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर लो तो आपका स्क्वायर गेज रोटर का जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह का स्क्वायर गेज ले लेते हैं, एक आउटर बार्स होते हैं, एक इनर गेज सा होता है इस तरह, ये, और दोनों के नंबर ऑफ पोल्स डिफरेंट होते हैं, सही है। तो इस तरह इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास एडवांटेज ये होगा कि यहाँ से हमारे पास 2 स्पीड आ जाते हैं। 2 स्पीड किस तरह आएंगे? क्योंकि आउटर का नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू P1 और एंड इनर बार नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू P2। तो P1 फॉर P1 स्पीड विल बी N1 एंड फॉर P2 स्पीड विल बी N2, सही है। तो दो हमारे पास, लेट से इसका जो आउटर का नंबर ऑफ पोल्स हैं वो 8 हैं, इनर के नंबर ऑफ पोल्स जो हैं टोटल वो 4 हैं। तो इसके आपके पास डिफरेंट स्पीड आएंगे। यहाँ पे आप पुट कर लो, ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे 8 पुट कर लो, तो इससे आपके पास फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आपकी 120 होती है, सॉरी 50 होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ पुट कर लो, इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और नंबर ऑफ पोल 8 पुट कर लो इसमें, तो आपके पास जो n हो जाएगा, n इससे आपके पास आ जाएगा 750 आएगा इससे। सर वो एस भी तो पुट करना है ना? s को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, x को आप यहाँ पे 0 पुट कर लो। s को मैं क्यों 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे? s को मैं इसलिए 0 पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास रेटेड स्पीड पे पहुँच गया। स्क्वायर गेज जो है उसको मैंने सप्लाई दे दी है, वो फुल स्पीड पे रोटेट हो रहा है। अब मेरे माइंड में ये आ गया कि मैंने इसकी स्पीड को चेंज करना है। तो मैंने इसकी स्पीड को चेंज करना है, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास है 1 - s f/p। लेकिन स्क्वायर गेज मोटर में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते वो मैंने यहाँ पे आपको रीज़न बता दिए हैं, सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप इस तरह कर लो कि नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर लो। नंबर ऑफ पोल्स को हम तभी चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक दूसरा रोटर भी हो उसके अंदर, सही है, जिसको हम इनर रोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इनर रोटर हमारे पास हो तो तब हम फिर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको स्विच कर लेते हैं इनर रोटर पे। तो इनर रोटर में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप 4 पुट कर लो, तो यहाँ पे आपका ये 1500 RPM स्पीड हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपका
जो रोटर है वो 750 पे रोटेट हो रहा है और आपके माइंड में ये आ गया कि मैंने इसको स्पीड अप करना है, लाइक स्पीड को इंक्रीज़ करना है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होते जाएगा, इस तरह 800 हो जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, फिर 1200 हो जाएगा, आखिरकार 1500 तक पहुंच जाएगा। इस तरह नहीं होगा, ये या तो 750 में रहेगा, लाइक इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह नहीं होगा कि इस तरह स्पीड इंक्रीज़ होते जाएगा। जो स्पीड है 750 से 1500 तक ग्रेजुअल इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि या तो वो इस तरह होगा कि 750 पे रहेगा और अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो एकदम से वो 1500 पे हो जाएगा। ग्रेजुअल इंक्रीज इसमें नहीं आएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसकी सर क्या वजह है? ये इसीलिए क्योंकि इसमें आपने इस तरह करना है कि जो हमारे पास इसमें जो आपने स्विचिंग करनी है वो आपने हाँ ठीक। इनर रोटर की तरफ स्विचिंग करनी है, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोल्स फिक्स है। इस तरह नहीं है कि हम्म, जब आपने स्विचिंग करनी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा वो स्विच। इस तरह नहीं होगा कि नंबर ऑफ पोल्स ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, 7 हो जाएगा, फिर 6 हो नहीं, जाएगा, फिर 4 हो नंबर जाएगा। ऑफ कॉल्स थोड़ा increase होगा। नंबर ऑफ पोल्स या 8 होंगे या 4 होंगे। सही है, मैं समझ गया, इस वजह से वो एब्रप्ट चेंज आया। या एब्रप्ट चेंज आएगा, एग्जैक्टली इस तरह। अगर नंबर ऑफ पोल्स आपके पास इस तरह हो कि 7 हो, फिर 6 हो, फिर 5 हो, फिर 4 हो, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाएंगे। बट उसी तरह का नंबर ऑफ पोल्स को एडजस्ट करना इन दिस स्पेस, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है सर, मैं समझ। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्क्विरल गेज मोटर में हम सिर्फ 2 ही स्पीड को गेन कर सकते हैं? सो 2 स्पीड को हम गेन नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने स्पीड को आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो? मैक्सिमम यहाँ पे आप 4 डिफरेंट साइक्रोनस स्पीड को आप अचीव कर सकते हो। सही है। एक ही मोटर आपको 4 डिफरेंट स्पीड दे सकता है। अगर इससे आप और इंक्रीज करोगे तो फिर इनके जो वो कनेक्शंस होते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाते हैं, लाइक कम्प्लेक्सिटी आ जाती है फिर मोटर में। तो दिस इज आल्सो डिसएडवांटेज, लाइक आप सिर्फ 4 स्पीड तक इसमें अचीव कर सकते हो। यस, जिस तरह वो होता है ना, ये इंडक्शन मोटर हमारे पास रूम कूलर्स में भी लगे होते हैं। तो रूम कूलर में आपके पास एक हाई बटन होता है, एक लो बटन होता है। जी सर, ठीक है। सही है। तो उसमें आप क्या करते हो? तो लो उसमें हम लो स्पीड कर लेते हो, एक साइड पे वो बटन हाँ घुमा देते हो तो वो तेजी के साथ ठीक घूमता है। है। फिर आप उसको दोबारा इस तरह बटन, वो इस तरह नहीं होता कि ग्रेजुअली, जिस तरह वो डायमर जो होता है फैन का, उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो फैन ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं उसका स्पीड। लेकिन रूम कूलर में हम इस तरह नहीं करते, हाई स्पीड होता है या लो स्पीड होता है। जी। स्पीड को मेजर करने का भी कोई है? फॉर एग्जांपल हम ये तो स्पीड को हम कैलकुलेशन करते हैं ना कि इतने पोल होंगे, इतना इसकी फ्रिक्वेंसी होगी तो इतनी स्पीड आएगी, जी ऐसा करते हैं ना हम। जी जी कि अगर मोटर है तो हम हमें उसके पोल का पता होता है, हमें उसकी फ्रिक्वेंसी का पता होता है, तो हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। कोई जी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जो चलती मोटर की स्पीड को काउंट करे? एक्चुअली इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि एक तो आपका स्पीडोमीटर हो गया, वो तो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो कि वो आपका स्पीड को मैयर भी करते हैं। ओके। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाए ओडोमीटर, उसको हम कहते हैं। तो ये तो ओडोमीटर में क्या होता है? ओडोमीटर में इस तरह होता है कि वो एक स्पीड को जो स्पीडोमीटर हो गया प्लस रिकॉर्डिंग, उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर प्लस सर लेकिन ये वाली स्पीड तो रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से आती है ना, स्पीडोमीटर वाली। जी जी तो हम स्पीड निकालते हैं वो एन स्पीड, नंबर ऑफ, क्या कहते हैं उसको, टर्न, नहीं हम निकालते हैं एन, एन स्पीड, वो भी रेवोल्यूशन पर मिनट होती है।
जी। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, फिजिक्स को यूज़ कर लो इसमें, या किस तरह स्पीड को मेजर करते हैं? कोई आइडिया नहीं है इसका स्पीडोमीटर का, वैसे मैंने सुना हुआ है, मुझे जेन में भी अच्छा नहीं था। इसके, अच्छा जो ये तो व्हीकल्स में होता है ना, जो हमारे पास होता है, जो आपने लाइक जो आप नॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई मोटर का रोटर का स्पीड आपने मेजर करना है, सही है, या कोई फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर हमारे पास जो डिस्क होते हैं, सो ये सीडी रूम में जो डिस्क वो रोटेट करते हैं, उसकी स्पीड को आपने मेजर करना है, या मोटर के शाफ्ट की स्पीड, रोटर की स्पीड को मेजर करना है, तो उसके लिए हम टेकोमीटर यूज़ करते हैं। देखे हैं आपने लैब में टेकोमीटर? नो सर। होता है उसके इस तरह के कुछ होते हैं, उसमें अंदर आपने इस तरह इसको, जो रोटर होता है उसको यहाँ पे रख देना है, तो वो इसमें इस तरह रोटेट होगा और यहाँ पे वो स्पीड को मेजर कर देगा। ये जो कंट्रोल सिस्टम के जो लैब्स होते हैं वहाँ पे ये होते हैं टेकोमीटर। ठीक है सर। अच्छा इसमें हमारे पास स्पीडोमीटर में को हमने किस तरह मेजर करते हैं, इसमें हमारे पास इस तरह होता है, फिजिक्स को यूज़ करते हैं इसमें नॉर्मली, कि हमारे पास जो व्हील होता है ना, व्हील, सही है, तो हम्म, हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्पीड का, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस जी। कवर पर यूनिट टाइम, और s जो होता है दैट इज इक्वल टू आर थीटा, और ओके। सही है। तो यहाँ पे आप देख लो फॉर एग्जांपल, यहाँ तक आपने स्पीड को मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने स्पीड को मेजर करना है कि s कितना है, s को आपने मेजर करना है, डिस्टेंस को आपने मेजर करना है, सॉरी। तो यहाँ पे आपने टाइम को नोट करना है कि टाइम कितना है, और फिर यहाँ पे टाइम को नोट करना है, तो आपका टोटल टाइम आपने यहाँ से निकाल लेना है, वो आपने यहाँ पे पुट करना है, सही है। रेडियस इस व्हील का कितना है, वो आपने उस स्पीडोमीटर में हम फिक्स कर लेते हैं कि इस गाड़ी का जो व्हील है वो इतना है, सही है। और जो थीटा होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वन रिवोल्यूशन कितना, लाइक 180 जब वो ये हो जाते हैं तो कितना और डिस्टेंस को मेजर करता है, सही है। तो इस हिसाब से ये मेजरमेंट करता है, लाइक यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और 180 तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, सही है। और फिर एस को इस फार्मूले में पुट कर लो, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाती है कि आप इस स्पीड से जा रहे हो। उसके लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट भी होगी, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री जब ये, सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री जब ये कंप्लीट कर लेता है, सही है, तो ये कितने टाइम लेगा यहाँ तक। लेट्स से ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और एक रिवोल्यूशन इसने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तो टाइम कितना हो गया, वो टाइम आपने यहाँ पे पुट करना है। एस आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इसमें 360 पुट कर लो, रेडियस को यहाँ से फाइंड कर लो, और एस आपको यहाँ से आ जाएगा, तो ये आप फिर इसमें वो पुट करते जाए वेलोसिटी फार्मूला, तो वो स्पीडोमीटर में ये फार्मूला ही होता है, तो वो आपको स्पीड देता है। ठीक है सर। अच्छा इसके बाद हमारे पास वॉन्ड रोटर मोटर आ जाते हैं, सही है, सेकेंड टाइप्स। उसमें हमने स्पीड ऑफ को किस तरह चेंज करते हैं, उसमें तो हमारे पास इजी है, उसमें आप स्पीड को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, ओके। जिस जो हम स्टार्ट में इंसर्ट करते हैं रेजिस्टेंस को आप चेंज करोगे, ठीक है, वो बताया था इसमें आप रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। या इसमें आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, लाइक रेजिस्टेंस को इस तरह, क्योंकि हमारे पास टॉर्क जो होता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्लिप, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस, सही है। तो अगर आप टॉर्क को कांस्टेंट रख दो, सही है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका जो और रेजिस्टेंस को चेंज कर लो तो उससे आपका स्लिप चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस को सर अगर हम
इफ टॉर्क तो कांस्टेंट है, या रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो स्पीड हमारी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस को कम करोगे तो एस भी आपका कम होगा। सर मैं समझा नहीं आपका ये पॉइंट। टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो इसको इंक्रीज कर लो ये भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज कर लो ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है सर, सही है डायरेक्ट इन्वर्स, ठीक या है सर। अच्छा, वॉन्ट रोटर मोटर में आप स्पीड को सप्लाई वोल्टेज से भी चेंज कर सकते हो, फिर वोल्टेज कम ज़्यादा करके, या वोल्टेज आप कम कर लो ज़्यादा कर लो, उससे आपका टॉर्क कम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्पीड भी चेंज हो जाएगा। रोटर का लाइक आप एनर्जी कम दे रहे हो तो वो इतनी तेज़ी के साथ घूमेगा तो नहीं। हाँ सही है सर, ठीक। तो ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, सेकंड आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, थर्ड हमारे पास हम अक्सर इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारे पास रोटर होता है, रोटर में हम ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ को इंसर्ट कर लेते हैं बाहर से। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी रोटर में हम इंसर्ट कर लेते हैं वोल्टेज को। तो ये इस वोल्टेज को आप कोई भी नाम दे सकते हो, इंसर्टिंग या फॉरन वोल्टेज आप इनको कह दो, बुक में इन्होंने फॉरन वोल्टेज का नाम दिया है। इस फॉरन वोल्टेज को आप इसमें इंसर्ट कर लो। अच्छा, इस वोल्टेज को आपने इंसर्ट कर दिया, लेकिन रोटर में हमारे पास एक दूसरा ईएमएफ भी है, दूसरा वोल्टेज भी है, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉरन वोल्टेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि स्टेटर की वजह से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है रोटर में। सही है, तो अब डिपेंड करता है कि फॉरन वोल्टेज इस इंड्यूस ईएमएफ को रीइंफोर्स कर रहा है या अपोज कर रहा है। सही है, अगर रीइंफोर्स कर रहा है, लाइक ऐड हो रहे हैं, ये फॉरन वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज के साथ ईएमएफ के साथ ऐड हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो रोटर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि स्पीड आपका इंक्रीज हो रहा है। सही है, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड हाई होगा। क्यों स्पीड हाई होगा? इनवर्स रिलेशन है ना। यस, इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, आर के साथ। तो जैसे सर अगर हम यहीं पे इसको देखें कि हमारा आर कम हो रहा है, तो आर कम हो रहा है तो एस भी कम हो रहा है, एस भी कम हो रहा होगा तो एस के साथ एन का रिलेशन, यहाँ पे देख लो सामने रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर लो तो टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि ज़्यादा फोर्स आप रोटर पे अप्लाई कर रहे हो, तो इट मीन्स कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। जी ठीक है। सही है। अच्छा, अगर ये फॉरन वोल्टेज का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका इट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि स्पीड कम होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि टॉर्क कम होगा, स्पीड कम हो जाएगा। सो नाउ इट ऑल डिपेंड ऑन द फॉरन वोल्टेज डायरेक्शन, कि ये इंड्यूस ईएमएफ जो रोटर के अंदर ईएमएफ है उसको रीइंफोर्स करे या उसको अपोज कर रहे हैं। रीइंफोर्स करे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अपोज करें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सही है, ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये जो हमारे पास वोंड रोटर मोटर होता है, तो उसमें नॉर्मली हम पोल को चेंज नहीं करते हैं। सही है, इस तरह नहीं करते कि पोल्स को उसमें मोटर निकाल लेते हैं, पोल्स को चेंज कर लेते हैं, फिर अंदर डाल लेते हैं, इस तरह नहीं करते हैं। तो इन्हीं तीन लाइक इन थ्री मेथड से हम इसके स्पीड को चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास लॉसेस होते हैं, पावर स्टेजेस। अच्छा, पावर स्टेजेस की तरफ आ जाते हैं। इंडक्शन मोटर में हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो इसमें हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं वो लाइक पावर आपने यहाँ पे दे दिए हैं, दिस इज़ द स्टेटर। ओके, स्टेटर होता है और आपका रोटर होता है, दैट इज़ इनसाइड दिस स्टेटर।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पावर को दे देते हैं, सप्लाई वोल्टेज को दे देते हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज़ माय इनपुट पावर। सही है, इनपुट पावर को मैंने यहाँ पे दे दिए। तो स्टेटर में हमारे पास वाइंडिंग होते हैं। सही है, तो उन वाइंडिंग में थोड़ा सा वो लॉसेस हो जाते हैं, तो कुछ लॉसेस जो होते हैं इससे आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसको हम कॉपर लॉस कह देते हैं यहाँ पे। सही है, और इसके अंदर हमारे पास लेमिनेटेड शीट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास आयरन लॉसेस भी हो जाते हैं। सही है, और कुछ लॉसेस होंगे इसमें? नहीं, और कोई लॉसेस नहीं होते हैं। तो बाकी जो हमारे पास पावर रह जाते हैं वो हम रोटर की तरफ भेज देते हैं, दैट इज़ PR, रोटर पावर। सही है, या अब हमने ये रोटर में दी, तो रोटर में भी हमारे पास कॉपर होता है, वाइंडिंग्स होती हैं, तो उसमें भी हमारे पास कुछ लॉसेस होते हैं, तो वो कॉपर लॉसेस में कुछ हो जाते हैं। और इसमें भी हमारे पास लेमिनेटेड शीट्स होते हैं, पर वो लेमिनेटेड शीट्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे हमारे पास आयरन लॉसेस यहाँ पे होते हैं, लेकिन लेमिनेटेड शीट की वजह से यहाँ पे आयरन लॉसेस होते हैं, बट आयरन लॉसेस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आयरन लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आयरन लॉसेस भी कम होंगे। बट यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एफ ही रहती है, क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन में होता है। लेकिन रोटर में जो वाइंडिंग होती हैं वो रोटेट होती हैं एट सम स्पेसिफिक स्पीड। सही है, तो वो अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब नॉर्मली वो नॉर्मल स्पीड के साथ जब ये रोटर रोटेट होगा तो उस टाइम क्या होगा, एस की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर होती हैं वो दैट्स डिपेंड ऑन दी स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती हैं जो, तो ये तो आपके पास 50 हर्ट्ज हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी। बट ये एस जो होता है ये अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन ये एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो रोटर की जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो इट मीन्स कि आयरन लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो आयरन लॉसेस इतने कम हो जाते हैं कि हम उसको फिर निगलेक्ट कर लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ कॉपर लॉसेस को इनकाउंटर कर रहा हूँ। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं रोटर कॉपर लॉसेस कह देता हूँ, इसको मैं स्टेटर कॉपर लॉसेस कह देता हूँ, इसको भी स्टेटर आयरन लॉसेस। तो ये यहाँ पे मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद जो बाकी पावर हमारे पास बच जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल पावर, इसको मैं कह देता हूँ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये शाफ्ट की तरफ जाएगा। शाफ्ट जो होते हैं यहाँ पे, जो आपने कोई फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पे वाटर को ये रोटेट करेगा, तो वाटर में कौन सा पावर फाइनली जाएगा, दिस इज PM, ये पावर जाएगा वहाँ पे। सही है, या अगर आपका रूम कूलर है तो फैन पे कौन सा पावर फाइनली पहुँच जाएगा, दैट इज PM, मैकेनिकल पावर। सही है, तो अब हमारे पास जो इसमें हमारे पास हमने डिफरेंट लॉसेस को यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर लिए, बट इसमें इन्होंने इस तरह किए हैं कि कुछ लॉसेस को इन्होंने फिक्स लॉसेस में इनकाउंटर किए हैं। लाइक आपके जो टोटल लॉसेस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, टोटल लॉसेस में आपके फिक्स लॉसेस आ जाते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल लॉसेस या प्लस वेरिएबल लॉसेस। तो फिक्स लॉसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? आयरन लॉसेस। फिक्स लॉसेस में आपका जो स्टेटर के जो आयरन लॉसेस होते हैं वो आ जाते हैं, प्लस इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी आ जाते हैं। वेरिएबल में ये लॉसेस नहीं, ये फिक्स लॉसेस में आ जाते हैं, ये सारे फिक्स लॉसेस में आ रहे हैं। एक्चुअली फ्रिक्शन लॉसेस लाइक यहाँ पे रोटेशन मोशन यूज़ हो रहे हैं, तो जब भी डेली लाइफ में आपका मोशन इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे रोटर जो है वो रोटेट हो रहा है तो मोशन इन्वॉल्व हो गया तो उसका भी थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, आइडियली नहीं होगा। फ्रिक्शन को फिर हम किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो लुब्रिकेंट दे के हम फिर फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से आपके लॉसेस होंगे, तो वो भी फिक्स लॉसेस होते हैं। और विंडेज लॉसेस, क्योंकि
जो स्टेटर होते हैं, सही है, स्टेटर और जो रोटर होते हैं उसको इस तरह हम नहीं करते कि इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ईयर गैप हम छोड़ देते हैं। तो इस ईयर गैप में हमारे पास ईयर होता है जो कि इस रोटर को अपोज करेगा मोशन से, लाइक कुछ ना कुछ ईयर फ्रिक्शन भी हो गया यहाँ पे, यू कैन से। सो दैट इज नोन एज वेंडेज लॉसेस। वेंड की वजह से जो आपके लॉसेस होते हैं उसको हम वेंडेज लॉसेस कहते हैं। तो वो भी फिक्स होते हैं फॉर वन स्पेसिफिक मोटर। अच्छा, वेरिएबल लॉसेस में कौन से आ जाते हैं? वेरिएबल लॉसेस में आपका ये कॉपर लॉसेस आ जाते हैं, जो कि आप सप्लाई को कम या ज़्यादा कर लो तो ये लॉसेस आपकी कम या ज़्यादा होंगे। ये स्टेटर के कॉपर लॉसेस और जो रोटर के कॉपर लॉसेस हो गए वो भी इसमें आ जाते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ इंडक्शन मोटर टॉर्क। तो ये भी हम वही फार्मूला आपने यूज़ करने हैं यहाँ पे जो हम पहले यूज़ करते हैं। वो पहले कौन सा फार्मूला के टॉर्क जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पी इज इक्वल टू आई वी, यहाँ पे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डिवाइड बाई एन। तो ये वही फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये 60 डिवाइड बाई 2 पाई आपका क्या हो जाएगा, इससे आप इसकी जगह आप 9.55 भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फिर आप टॉर्क को डिफरेंट टाइप्स में भी वो कर सकते हो। लाइक अगर आपसे पूछते कि ग्रॉस टॉर्क को फाइंड कर लो, तो ग्रॉस टॉर्क मीन्स कि आपका जो आउटपुट, रोटर के जो आउटपुट है वो टॉर्क, वहाँ पे क्या टॉर्क है, तो वहाँ पे आपका पावर क्या होगा, वहाँ पे आपका पावर पी एम होगा डिवाइड बाई एन, सही है। अगर आपसे पूछते कि शाफ्ट जो होता है शाफ्ट टॉर्क फाइंड कर लो, तो वहाँ पे आपका पावर क्या होता है, वो ये मैं समझाता हूँ आपको। वहाँ पे आपका पावर आउटपुट होता है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड शाफ्ट टॉर्क या पावर? तो इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि जो आपका रोटर से आपके पास पावर चला जाएगा, उसी में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पावर आ गया पी एम, सही है, शाफ्ट की तरफ। अब शाफ्ट जब रोटेट होगा तो यहाँ पे आपके फ्रिक्शन और वेंडेज लॉसेस होंगे, तो उसको आप यहाँ पे फ्रिक्शन और वेंडेज लॉसेस होंगे, इनको आप निकाल लो। तो इससे जो आपके पास फाइनल पावर आ जाएगा दैट इज़ आउटपुट पावर, सही है, और उसको हम शाफ्ट पावर भी कहते हैं। ये पावर आपका वहाँ पे होगा, फैन की तरफ ये पावर जाएगा, या जो वॉशिंग मशीन में वाटर होता है उसको यही पावर रोटेट करेगा। अच्छा, तो इट मीन्स कि आपका जो आउटपुट पावर होता है दैट्स इक्वल टू पी एम माइनस फ्रिक्शन एंड वेंडेज लॉसेस, सही है। तो अब डिपेंड करते हैं, आपका फ्रिक्शन और वेंडेज लॉसेस अगर कम है तो इट मीन्स कि आपका ये दोनों फिर इक्वल हैं, और नॉर्मली ये काफ़ी कम होते हैं, सही है। तो इनको हम अक्सर निगलेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो आपका निगलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो टॉर्क ग्रॉस टॉर्क है दैट्स विल बी इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क, सही है, या पी एम जो है दैट्स विल बी इक्वल टू पी आउट, क्योंकि फिर आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पी एम विल बी इक्वल टू पी आउट, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, एज वी आर गोइंग टू नेगलेक्ट दिस टर्म्स। अच्छा, ग्रॉस टॉर्क को भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ये, और शाफ्ट टॉर्क को भी मैंने एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि इन्होंने तो पूरा वो डेरावेशन दिए हैं, तो ये मोटर आउटपुट के लिए, लेकिन इसको बेस्ट यही होगा कि आप इसको थोड़ा सा डेरावेशन पे जाने की बजाय आप इसको बस याद कर लो, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में आ गया तो एग्ज़ाम में आपने पूरी डेरावेशन नहीं करनी, वहाँ पे एक ही एमसीक्यूज़ होगा। तो बेस्ट ही होगा, ये तो यहाँ तक सही हो जाएगा। इसके बाद आपने बस ये 2-3 फार्मूले मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, इनको आप याद कर लो बस, सिंपल। अगर वहाँ पे आपसे पूछ ले कि रोटर कॉपर लॉस
फाइंड कर लो तो दैट्स इक्वल टू एस इंटू रोटर इनपुट के इक्वल होता है। तो ये याद करना है। दूसरा फार्मूला जो है आपका ग्रॉस रोटर आउटपुट डिवाइड बाय रोटर इनपुट दैट्स इक्वल टू 1 माइनस एस के इक्वल होता है। तो ये और लास्ट फार्मूला जो है जो आपने याद करना है दैट इज यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय स्टेटर इनपुट। इसको दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस एस एंड दैट्स इक्वल टू एफिशिएंसी। अगर वो आपको नॉर्मली क्या करते हैं वो आपको एस की वैल्यू दे देंगे, आगे हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। वो आपको एस की वैल्यू दे देंगे कि 25% एस है, या आपको कह देंगे कि जो रोटर जो है वो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज़ 25%। तो वो आपको पूछें कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो वो आपने 1 माइनस 0.25 करना है जो कि 0.75 हो जाएंगे, तो 75% आपकी एफिशिएंसी आ जाएंगी। तो ये 3 फार्मूले आपने याद करने हैं। वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और शुक्र करो कि 2 टाइप्स हैं और ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी लंबी स्टोरी बन जाती। तो ये 2 टाइप्स हैं, तो इनको अब हमने स्टार्टिंग किस तरह करनी है ये लास्ट टॉपिक से। लाइक स्क्वायर गेज मोटर को आपने स्टार्ट किस तरह करना है, या जो वाउंड मोटर हैं उनको हमने किस तरह स्टार्ट करना है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनको फिर हमने अच्छी तरह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि आपने स्क्वायर गेज मोटर या वाउंड रोटर मोटर को किस तरह स्टार्ट करना है। तो फिर आपने ये सारे कहने कि ये सिंपल नहीं है इनको स्टार्ट करना। जी वो तो काफ़ी सिंपल नज़र आ रहा है। अच्छा इतना सिंपल है नहीं। थोड़ी सी वो हैं इसमें कम्प्लेक्सिटी हैं जो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अभी इन्होंने ये दिए हैं लेकिन इसकी 3D फॉर्म नहीं दी। अगर आपके सामने वीडियो होगी तो फिर ये काफ़ी इजी होगा, लेकिन इनको समझना कि ये करंट इसमें इस तरह जाएगा, फिर इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक भी कर दिए, तो स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे तो ब्रेक है, यहाँ पे देख लो, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये वैसे वो प्रिंट का मिस्टेक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी 15 to 30 मिनट्स यहाँ पे भी सर्च वाले वो तो जरूर होंगे ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे सर ये एक और बात, ये मोटर मतलब भी हैवी मशीनरी में आती है क्योंकि जी इसका जो इतना कम्प्लेक्स है ये स्टार्टिंग, और ये इंडस्ट्रीज में हम ये मोटर यूज करते हैं। इतना कम्प्लेक्स ये इस तरह नहीं होता कि जो इसमें डिपेंड करते हैं। छोटे मोटर के लिए आपने कौन सा स्टार्टिंग मेथड यूज़ करना है, ये 3-4 मेथड्स इन्होंने दिए हैं आपको। और मीडियम मोटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज मोटर में आपने कौन सा वो स्टार्टिंग मेथड यूज़ करना है। तो ये 3-4 वहाँ उस इन्हीं में से फिर आपने चूज़ करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है।